आप डी वोटर हो तो आप सिटीजन नहीं हो। किस बेसिस पे आपने इनको डी मार्क किया है? इतने साल हो गए, 20 साल हो गए। ये सिर्फ असम का ही एक यूनिक एक एलिमेंट है। ये दुनिया में कहीं पे भी मैंने ये देखा नहीं है, ये डी का जो टैग है। आमसू को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बोल पा रही हूँ। इससे बड़ा ऑनर बहुत ही लाइफ में उतना ऑनर मिलता नहीं है कभी, तो ये मुझे मिलके बहुत खुशी हो रही है आज कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज जैसे उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं हूँ कलकत्ता से, मैं बंगाली हूँ। मैं भी आपकी तरह 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके आई हूँ, क्योंकि मैं भी गुवाहाटी में ही काम करती हूँ लास्ट 1-1.5 साल से। मेरी असामी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी बंगाली ठीक है, मेरी हिंदी जैसे बंगाली लोग जैसे हिंदी बोलते हैं मैं वैसे ही बोलती हूँ। तो हम तो सब खाते हैं, पानी भी खाते हैं, तो मैं भी पानी ही खाती हूँ, पानी पीती नहीं हूँ मैं। तो वो हिंदी आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। कभी कभी मैं थोड़ा बंगाली में भी बोलूँगी और इंग्लिश में भी बोलूँगी, जहाँ पे लॉ के बारे में बोल रही हूँ। और जहाँ जहाँ समझने की कोशिश कोई तकलीफ़ हो तो आप बताइए, पूछिए, तो मैं फिर से वो बंगाली या मेरी टूटी फूटी हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक्चुअली मैं जिस बारे में आज बोलने आई हूँ वो तो मेरे से ज़्यादा आपको समझ है, क्योंकि आप इसमें जी रहे हो कि असम में जो सिटीज़नशिप नागरिकता और सब जिसको बांग्ला में बोलते हैं नागरिकत्व, उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके जो इश्यूज़ हैं, मैं उसी बारे में बोलने आई हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड आपकी ज़िंदगी है, तो आपको तो मैं आपकी ज़िंदगी वापस से समझा नहीं पाऊँगी। मैं जो बोलूँगी आज, मैं कुछ 2-3 मुद्दों में बोलना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस सिटीज़नशिप में, असम के सिटीज़नशिप में, और कनेक्टेड के हिसाब से देश के सिटीज़नशिप रिजीम में, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, जिसके बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिए। पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये पूछ के कि हमको तो सबको मालूम है कि सिटीज़नशिप क्या है। सिटीज़नशिप ऐसा एक चीज़ है, नागरिकता ऐसी एक चीज़ है कि हम एक देश में हैं और हम हर एक जो नागरिक है वो इस देश का एक हिस्सा है, देश का एक भागीदार है। उसका मतलब है कि हम इस देश को तैयार करने में, इस देश को खड़ा करने में, इस देश के पॉलिटिक्स में, इस देश की उन्नति में हम सबका एक हिस्सा है। हम सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सिटीज़न नहीं है, जो फॉरेनर है, उसका वो पार्टिसिपेशन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, बाहर से जो आता है वो इस देश में रह सकता है अगर उसके पास वीज़ा है, अगर वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन इस देश में उसका वैसा कोई हिस्सा नहीं है। वो जो रह रहा है यहाँ पे इस देश के परमिशन से रह रहा है। जो फॉरेनर है, जो गेस्ट है, और सिटीज़न वो है, नागरिक वो है जिसका ये घर है। यही है डिफरेंस फॉरेनर और सिटीज़न में। तो अगर ये आपका घर है तो घर का प्लम्बिंग ख़राब हो जाता है, घर के दरवाजे टूट जाते हैं, तो आप ही उसको संभालते हो और आपका अधिकार होता है। और अगर आपको कोई बोले आपके घर में कि नहीं, आप बोल नहीं सकते कि इसमें किस तरह का पेंट हो, हम कौन सा चावल खाएं, हम चाय पिए या कॉफ़ी पिए, मैं भी चाय खाए बोलने वाली थी, तो आपको लगेगा क्यों, मैं तो इस घर में मेहमान नहीं हूँ, ये तो मेरा घर है, तो क्यों मैं ना बोलूँ। तो ये जो महसूस होना कि हम इस देश का हिस्सा है और इस देश को तैयार करने में, इस देश को बढ़ाने में, आगे ले जाने में हम भी भागीदार हैं, यही है वो जो सिटीज़न है। और जो फॉरेनर है उसको ये लगता नहीं है, वो सोचता है कि मैं आऊँगा, देश से जो लेना है और मैं फिर चला जाऊँगा। अगर उसको नागरिक बनना है तो उसको उसी हिसाब से नागरिक बनना है जैसे बाहर के लोग बनते हैं, कुछ 11 साल रह के देश की भाषा सीख कर जैसे बनते हैं सिटीज़नशिप एक्ट में। लेकिन नागरिकता में और एक 2 एलिमेंट है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम अधिकार के बारे में सोचते हैं, लेकिन और 2 एलिमेंट हैं जिसको मैं बोलूँगी नागरिकता समान है। उसका मतलब क्या है? हम इस रूम में हम सब नागरिक हैं, हम सब समान तरह के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा नागरिक हूँ या मैं कम नागरिक हूँ आपसे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो हमारी तरह नागरिक है, वो हमसे ज़्यादा नागरिक या हमसे कम नागरिक नहीं है। नागरिकता ऐसा नहीं है कि आप 100% नागरिक बन गए या आप 2 टाइम्स नागरिक बन गए और मैं 1 टाइम्स नागरिक रह गई, ऐसा नहीं है। हम जब नागरिक बनते हैं हम समान तरह के नागरिक बनते हैं। उसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, फंडामेंटल राइट्स जो है, वो सब के पास समान भाव से है और हम एक ही तरह के नागरिक बनते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं आज कि हमारे में से इतने कौन कौन है जो 87 के पहले उनका जन्म हुआ है, आप थोड़ा हाथ उठा सकते हैं 87 के पहले? ठीक है, और मैं अज्यूम करती हूँ कि आप में से सभी का प्लेस ऑफ बर्थ है असम, ठीक? तो आज ऐसा एक हमारे देश में सिटीजनशिप लॉ का रिजीम बन चुका है कि अगर मैं या मेरे भैया या मेरी माँ जो 87 के पहले उनका जन्म हुआ है इस देश में और उनका जन्म हुआ है असम के बाहर, तो वो कह सकते हैं कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, मैं नागरिक हूँ, मुझे मेरे पिताजी का, मेरे मम्मी का, मेरे दादाजी का लेगेसी नहीं दिखाना पड़ेगा, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। लेकिन आप जो असम में आपका जन्म हुआ है और आप 87 के पहले आपका जन्म हुआ है, आप ये नहीं बोल सकते। आपको आप सबको ये आप तो देखे हैं कि आप सबको लिंकेज, लेगेसी ये सब दिखाना हुआ है। यही है समान नागरिकता, इक्वल सिटीजनशिप से हम दूर चले गए हैं असम में, कि देश में जैसे सबको नागरिकता मिलती है, असम के लोगों को वैसे नागरिकता नहीं मिलती है। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है, क्योंकि हमारे देश में हम यूनिटरी सिटीजनशिप में विश्वास करते हैं कि हम नागरिक हैं। अब जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ हो, आप देश की मिट्टी पर आपका जन्म हुआ है, तो आप देश के नागरिक बन गए। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। लेकिन असम में हमने ऐसे सिटीजनशिप लॉ को हमने डेवलप होने दिया है कि असम का अभी एक पैरेलल सिटीजनशिप रिजीम बन चुका है, और ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका भी अभी क्वेश्चन आ रहा है। इनफैक्ट कल ही 6A का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का केस जब आया था, तो इनमें से ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या होना चाहिए कि समान नागरिकता सबको होना चाहिए, कि अगर आपका जन्म असम में हुआ है और मेरा जन्म किसी और जगह पे हुआ है, देश की मिट्टी तो एक ही है नहीं, तो देश की मिट्टी एक है, तो सिटीजनशिप अलग अलग तरीके से कैसे मिले? अगर आप बाहर से आए हो तो वो तो अलग बात है। आप आए हो किसी और जगह से, आप आए हो पाकिस्तान से, आप आए हो म्यांमार से, आप आए हो श्रीलंका से, आप आए हो बांग्लादेश से, तो अलग बात है, तो फिर तो आप माइग्रेंट हो। लेकिन आप माइग्रेंट नहीं हो, आपकी जन्म यहाँ पे हुई है, आपको क्यों माइग्रेंट के हिसाब से देखा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें पूछना है कि माइग्रेंट का जो स्टैंडर्ड है, सेक्शन 6 से हम सबको पता है कि माइग्रेंट्स के लिए बनाया गया था। अगर हम माइग्रेंट नहीं हैं तो हमारे ऊपर माइग्रेंट का स्टैंडर्ड क्यों लगाया जा रहा है? जन्म से जो अधिकार है वो हमसे छीन के माइग्रेंट का स्टैंडर्ड हमें क्यों बोला जा रहा है कोर्ट में कि इससे आप जस्टिफाई करो, इससे आप अपना सिटीजनशिप का हिसाब दो। और इसमें भी लॉ में बहुत कुछ है जो जिसको अभी कोर्ट में हमें आर्ग्यू भी करना है। तो ये लड़ाई कोर्ट की है, लेकिन ये लड़ाई हमारी भी है कि हमें बोलना चाहिए कि हम ये असम की मिट्टी भारत की मिट्टी है, उस पर हमने जन्म लिया है। सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है सेक्शन 3, आप कौन हो बोलने के लिए? अगर हो तो अमेंड कीजिए सिटीजनशिप एक्ट, फिर देखा जाएगा कि बोल के जिफ पीपल बॉर्न ऑन द सॉइल ऑफ असम आर नॉट सिटीजन्स बाय सेक्शन 3। तो ये एक बात है कि समान नागरिकता होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन दूसरी और एक बात है कि समान नागरिकता अगर हो भी गई, नागरिकता क्या निश्चित है? क्योंकि नागरिकता का और भी एक एलिमेंट है, जैसे वो समान होता है वैसे वो निश्चित भी होता है। निश्चित का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। आप सबको मालूम है डी वोटर, डाउटफुल वोटर, ये डी जो है, डी शब्द है, ये इतना एक क्या बोलूँ मैं बेहुदा शब्द है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये सिटीजन हो सकता है, लेकिन हम में डाउट है। आज ऐसे कितने सारे डाउटफुल वोटर्स हैं जिनके पास अभी तक FT से नोटिस भी नहीं आया है कि आप सबको मालूम है ये 97 में आप डी मार्क हो गए। 97 से आज तक कितने साल हुए? 97 से आज तक कुछ अराउंड क्लोज टू 30 ईयर्स होने वाला है, अभी क्लोज टू 20 ईयर्स होने वाला है। अब इतने साल तक आप हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके नाम में डी क्यों लगाया गया है। और डाउटफुल सिटीज़न ऐसा नहीं है कि आप डी वोटर हो तो आप सिटीज़न नहीं हो, लेकिन आप सिटीज़न हो भी नहीं, तो ये बीच वाला कहाँ से आ गया? सिटीज़नशिप ऐसा एक चीज़ है अगेन कि आप कभी 50% सिटीज़न 100% सिटीज़न नहीं बन सकते। आप आइदर हो या आप नहीं हो।
हर दुनिया में, हर देश में यही होता है। आइदर आप सिटीज़न हो या आप फॉरेनर हो। फॉरेनर हो तो आइदर आप लीगली फॉरेनर आप रह रहे हो या इलीगली रह रहे हो, लेकिन सिटीज़न में हम कोई भाग नहीं करते हैं। लेकिन असम ही ऐसा एक जगह है जहाँ पे सिटीज़न में भी वो निश्चित जो रूप है वो छीन लिया गया है। अब डी वोटर का एक तकमा लगा दिया गया है सबके ऊपर। और इससे क्या होता है, अब अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे डी वोटर जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला है कि ठीक है, हमारे नाम पे डी वोटर है, हमें नोटिस अभी तक नहीं मिला है FT से, तो हमने एक RTI लगा दिया इलेक्शन ऑफिस में, ये पूछ के कि ठीक है डी वोटर हमें बनाया गया है, तो एक LVO रिपोर्ट, ये सबको मालूम है, जो FTs के साथ काम करते हैं, लोकल वेरिफिकेशन ऑफिसर रिपोर्ट, LVO रिपोर्ट दिखाइए आप, कुछ तो होगा कि लिखा है कहाँ पे कि इस कारण इसको हमने डी बोला है। और इन सब केसेस में ऐसे कुछ 30-32 केसेस हैं जहाँ पे RTI वापस आया है ये बोल के कि हमारे ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कहाँ है रिकॉर्ड, किस बेसिस पे आपने इनको डी मार्क किया है? इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ तो होगा आपके पास जहाँ पे लिखा है कि हाँ मैं गया इनके घर पे, मैंने इंक्वायरी की और फिर मुझे पता चला कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आया है। ऐसा तो कुछ होना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने RTI, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने RTI भी फाइल नहीं किए, तब RTI फाइल करते जाओ तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी मटीरियल नहीं है। तो ये जो डाउट है कि आप बीच में लटके हो, आप सिटीज़न भी होने लेकिन आप फॉरेनर भी होने, ये सिर्फ असम का ही एक यूनिक एक एलिमेंट है। ये दुनिया में कहीं पे भी मैंने ये देखा नहीं है, ये डी का जो टैग है। आज जो हो रहा है, पहले तो सिर्फ डी वोटर था, अब आप NRC को देखिए जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। NRC से 19 लाख लोग वो उनको निकाला गया, और फिर निकाल के क्या हुआ, सरकार बोल रही है कि ये सिटीजन्स हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शंस में इन्होंने वोट भी दिया, लेकिन इनको आधार नहीं मिल रहा है। कई जगहों पे ये ऐसा खबर आ रहा है कि इनके बच्चों को स्कूल में नहीं एडमिट कराने दे रहे हैं। स्कूल्स अनऑफिशियली बोल रहे हैं कि अरे आपका नाम तो NRC में नहीं है, तो कैसे बच्चों को एडमिट करें। ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है। ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज राइट टू एजुकेशन इज़ अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। सिटीजनशिप के हिसाब से आपका राइट टू एजुकेशन बनता नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। तो जब ये सब हो रहा है, तो जो NRC से जिनका नाम चला गया है वो सिटीज़न है या नहीं है, ये कोई हमें बताएगा? ये किससे पूछे कि उनका स्टेटस क्या है? अब जिन 200 FT मेंबर्स को अपॉइंट किए गए थे ये अपील सुनने के लिए, अब उनका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। ये आपको मालूम है कि 100 से 300 मेंबर्स हो गए थे, 200 को अपॉइंट किया गया था 2019 में कि ये 200 मेंबर्स NRC अपील सुनेंगे। अभी हाल ही में उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, मतलब टर्मिनेट नहीं, रिन्यू नहीं किया गया है। ये बोल के जब हम NRC नोटिफाई करेंगे तब हम इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। उसका मतलब NRC नोटिफाई नहीं होने वाला है, उसका मतलब है कि अपील स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो ये 19 लाख लोगों का फिर क्या करें? ये जो अनिश्चित सिटीजनशिप है, अनिश्चित नागरिकता है, इसके बारे में हमें सवाल उठाना चाहिए कि सिटीजनशिप, नागरिकता अनिश्चित नहीं हो सकती, असमान नहीं हो सकती। ये समान है और निश्चित है। और ऐसे हिसाब से, ऐसे दृष्टि से हमको सिटीजनशिप को देखना है जहाँ पे हर कोई आदमी फ्रॉम बर्थ टू डेथ बोल सके कि हाँ मैं सिटीज़न हूँ या नहीं हूँ। मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। सेक्शन 3 सिटीजनशिप एक्ट 31C अगर आप देखें, 31C में ये लिखा है कि 2003 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा सिटीज़न नहीं बनेगा अगर उसका एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है। अब आप इस बारे में सोचिए, 2005 में कोई बच्चा पैदा होता है, बोथ पेरेंट्स सोचते हैं कि वो सिटीजन्स हैं। उसकी माँ, और हमें पता है कि ये जो सिटीजनशिप रिजीम है ये औरतों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है क्योंकि औरतों के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो 2005 में ये बच्चा, तब उसके दोनों माँ बाप सिटीज़न हैं, ठीक है। 2020 में आके जब वो बच्चा 15 साल का है तब उसकी माँ डिक्लेयर्ड फॉरेनर बन जाती है एक FT से। तो उसका मतलब हम क्या सोचें कि वो बच्चा 2005 से ही सिटीज़न नहीं है क्योंकि उसकी माँ अभी फॉरेनर, और ये तो फॉरेनर मतलब इलीगल माइग्रेंट सोचते हैं, तो उसकी माँ फॉरेनर बन गई है।
क्या हम ये सोचें कि वो 2005 से 2020 तक सिटीज़न था, लेकिन 2020 में उसके माँ के साथ जो हुआ है उसके हिसाब से वो भी अभी सिटीज़न नहीं है। लेकिन रिज़ल्ट तो एक हुआ ना, कि जो बच्चा पैदा हुआ था सोच के वो सिटीज़न है, वो 15 साल बाद सिटीज़न नहीं बना और उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ है। वो इसी स्टेट में, इसी देश में वो रह रहा है, स्कूल जा रहा है। ये जो खींच के पीछे से अब, जिसको हम लॉ में कहते हैं रेट्रोएक्टिव, कि हम आज मेरा कोई अधिकार निश्चित नहीं है। अगर मैं सोचता था कि मैं सिटीज़न हूँ, किसी और रीज़न के लिए, किसी और कारण के लिए मैं सिटीज़न नहीं भी बन सकता हूँ, और उसमें मेरा कोई बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, वो तो पैदा हुआ है, वो क्या करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि उसका कोई दोष है इसमें। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे। और ये जो डेंजर है 2003 का जो अमेंडमेंट है, 2003 का अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 3 दिसंबर 2004। ये याद रखें, क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद जितने सारे बच्चे पैदा हुए हैं वो इस साल दिसंबर में 18 साल के होंगे। जो 4 दिसंबर 2004 में पैदा हुआ है, जो 5 दिसंबर 2004 में पैदा हुआ है, वो इस साल 18 होगा। और हर साल, हर महीने, हर दिन एक एक बच्चा पैदा हो रहा है असम में। अगर उसकी माँ या उसका बाप फॉरेनर डिक्लेयर हो जाता है तब वो भी सिटीज़नशिप लूज़ करेगा। ये याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये असम का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसको हम स्टेटलेसनेस कहते हैं, राइट, कि जो सिर्फ एक आदमी से नागरिकता हमने छीन ली, ऐसा नहीं है। पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट से, पूरे गांव से हमने सिटीज़नशिप छीन लिया, उनको हमने स्टेटलेस बना दिया कि उनका कोई देश नहीं है। ये अभी एक डिजीज़ की तरह ये स्प्रेड होगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर ये अब घूम रहा है। एक क्या कहते हैं, एक रिस्क है उसका। अगर उसकी माँ या उसका बाप फॉरेनर डिक्लेयर हो गया तो उसकी भी सिटीज़नशिप गई। और ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये नंबर से बढ़ता जाएगा, ये कमेगा नहीं कभी, क्योंकि बच्चे भी पैदा होते जाएंगे और इसको भी किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं किया है। तो ये जो अनिश्चित और असमान नागरिकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आज ये असम में हो रहा है, कल जाके पूरी देश में क्या होगा। क्योंकि हम सोचते हैं, हम जैसे बात करते हैं और हमें जैसे सिखाया गया है, हम कहती हूँ जैसे मतलब बाकी देश के लोग और असम के लोग भी, कि असम का कंडीशन कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग किस्म का चीज़ हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे अलग किस्म का भी लॉ लाना चाहिए। लेकिन ये जो अलग बात है ना, ये अलग बोलते बोलते हम पूरा अलग हो गए हैं। लेकिन ये जो अलग की बात है वो अभी पूरी देश में लगाई जा रही है। तो असम एक्चुअली लीड कर रही है इस हिसाब से कि जो असम में हुआ है आज वो पूरी देश में होगा। आप ये सोचिए कि सिटीज़नशिप के इश्यू पे पूरी देश में पहला डिस्कशन असम में हुआ था, असम के कॉन्टेक्स्ट में। और सिटीज़नशिप के कॉन्टेक्स्ट में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जज बेंच, 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस का बेंच जो बना है वो असम के लिए बना है। उसका मतलब है सिटीज़नशिप का जो लॉ है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो नियम हैं, वो असम के लिए सिर्फ नहीं बन रहे हैं, वो देश के लिए बन रहे हैं। कि लेकिन असम का एग्जाम्पल लेकर, मतलब असम को जो अलग किया गया है उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो असम से नहीं है वो सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है ये तो सिर्फ असम का है। लॉ में प्रेसिडेंट वैसा काम नहीं करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहेगी कि हाँ बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट है तो ऐसा ही होना चाहिए असम में, तो कल कोई बोलेगा कि राजस्थान भी तो बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ पे भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे भी किया जाए। कल कोई बोलेगा मणिपुर में भी एनआरसी होना चाहिए, इनफैक्ट हो रहा है, डिमांड की जा रही है वहाँ पे। असेंबली में, मणिपुर असेंबली ने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास भी किया है। तो ये भी हम भी, मेरी आपसे विनती है कि हम ये ना सोचें कि हम अलग हैं। हम जो जैसे कॉन्वर्सेशन को चला रहे हैं, डिबेट को चला रहे हैं, हमें पूरी देश देख रही है अभी, और हमारे हिसाब से पूरी देश की सिटीजनशिप लॉ भी बनेगी। अकेले नहीं है कि अकेले असम में हो गया तो हो गया, बाकी देश का हम देख लेंगे। जो असम में होगा वो पूरी देश में होगा। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, लेकिन पूरे देश के लिए सोचना। उसी लिए, और मुझे पता है कि ये सब वो आप
सोच रहे, ऑलरेडी सोच रहे। लास्ट में एक बात करके मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। एक तो है कि हमारी डिमांड, आपकी डिमांड होनी चाहिए, और जो हम सब की डिमांड है, समान और निश्चित सिटीजनशिप। सब एक तरीके से सिटीज़न बनेंगे पूरे भारत में, और हमारी सिटीजनशिप निश्चित होनी चाहिए। ये आज है, कल नहीं है, परसों है, फिर नहीं बन गए। 50% सिटीजनशिप, 100% सिटीजनशिप, डाउटफुल, नॉट डाउटफुल, वोट करने देंगे लेकिन खाना खाने नहीं देंगे, ये सब बकवास बंद करना चाहिए। अभी जो सिटीज़न है वो सिटीज़न है, और सबका अधिकार। आप गोवा में बोलो, आप मध्य प्रदेश में बोलो, आप बॉम्बे में बोलो, वेस्ट बंगाल में बोलो, असम में बोलो, सब एक है। सो समान और निश्चित सिटीजनशिप। और दूसरी तीसरी बात मैं जो कह के मैं आज के लिए मैं ये समाप्त करना चाहती हूँ कि डिटेंशन की बात, कि हमें डिटेंशन के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आज सर ने जैसे कहा कि 6 डिटेंशन सेंटर्स हैं, लेकिन एक 7वां भी है जो आपको मालूम है, ग्वालपारा माटिया में बन रहा है। अभी ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में जो वो डिटेंशन सेंटर है, वो सरकार के हिसाब से ऑलमोस्ट 98% बन चुका है। बिल्डिंग्स बन चुके हैं, किचन्स बन चुके हैं, बाथरूम्स बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है, CCTV कैमरा भी लग चुका है। बाकी क्या है, लोगों को भेजना। सितंबर के एक गुवाहाटी हाई कोर्ट में 2-3 चीज़ें जो ये नई इन्फॉर्मेशन है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक सितंबर की एक ऑर्डर है, जहाँ पे असम स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया है कि जो डिटेंशन सेंटर्स में हैं उनको माटिया पे कब भेजा जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर एक स्टैंड अलोन डिटेंशन सेंटर बन गया जहाँ पे 3500 लोग आ गए हैं, तो 3500 लोगों को तो लाना पड़ेगा, नहीं मतलब खाली तो नहीं रख सकते। सरकार वैसे ही सोचती है कि रूम है तो भरना पड़ेगा। और मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि 12 सितंबर 2022 असम स्टेट असेंबली में ये डेटा दिया गया है कि आज के डेट, उस डेट पे, वो अब से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एज ऑन 12 सितंबर जो डेटा है कि देयर आर 194 पीपल इन डिटेंशन सेंटर्स। ठीक है, और आप गौर से सुनिए, ये इन 194 में से 42 हैं जो हम कहते हैं डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। आपको मालूम है डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स क्या है? जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, और बाकी सब है जो क्रिमिनल केसेस में, जिसको हम कन्विक्टेड फॉरेनर्स कहते हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो नेपाल से हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप 42 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स का नंबर देखें तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, कमी है। ठीक, इन 42 में से 22 लोगों को 2022 में डिटेन किया गया है। उसका मतलब क्या हुआ कि 20 पीपल 42 डिटेन्ड हैं, उनमें से आधे लोगों को टिल सितंबर ओनली इन द ईयर 2022 डिटेन किया गया है। इसका मतलब क्या है मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि डिटेंशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिटेंशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अगर हाफ ऑफ द पीपल हु आर डिटेन्ड राइट नाउ आर डिटेन्ड दिस ईयर ओनली, दैट माइट मीन द डिटेंशंस मे बी इंक्रीजिंग। ये थोड़ा सोचने की बात है मुझे लगता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि इस पे आप गौर नज़र रखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, दरोंग में क्या हो रहा है, गोलाघाट में क्या हो रहा है, बोंगाईगांव में क्या हो रहा है, ग्वालपारा में क्या हो रहा है, कितने लोग डिटेन हो रहे हैं, क्यों डिटेन हो रहे हैं, कब फॉरेनर डिक्लेयर किए गए थे, जिनका 2 साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उनको रिलीज़ करना चाहिए, वो रिलीज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर रिलीज़ नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रोक रहा है उनका रिलीज़? क्योंकि ये हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर, कि आप एक मेंढक को आपने पानी में डाल दिया और फिर आपने पानी का टेम्परेचर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हो, तो मेंढक को ये पता नहीं चलेगा जब पानी थोड़ा गर्म है, उसको लगेगा अच्छा है, अच्छे गर्म पानी में नहा रहा हूँ मैं, और फिर जब बॉइलिंग वाटर हो जाएगा, जब उबलने लगेगा पानी, तब तो मेंढक मर गया, उछल के वो निकल आया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट तक अगर जा रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जा रही है, लेकिन जा रही है या नहीं जा रही है ये नज़र रखना चाहिए। क्योंकि डिटेंशन, माटिया का जो डिटेंशन सेंटर है वो बन चुका है, जैसे होटल बनता है अब सिर्फ गेस्ट का इंतज़ार है, वैसे माटिया भी बन चुका है, अब सिर्फ डिटेनीज़ का इंतज़ार है। और डिटेनीज़ बैठे हैं, सब बोल रहे हैं कि हाँ मेहमान आइए, चाय पिए और मेहमान लाइए। हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये चाहते हैं नहीं चाहते। यही बात कह के मैं अपना आज का कमेंट्स में
यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू।